हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री, जहां पर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई का 2023 एंड 24 वाले सेशन के लिए जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने दे के रखा है वो वाला। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने सेक्शन ए में एमसीक्यू पढ़ लिया था ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन बी की, जहां पर 2 मार्क्स के टोटल 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि ये जो 5 क्वेश्चन होंगे ये सारे के सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए जी फटाफट हम लोग शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों को ये बोलता है कि अगर आपके पास में, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका जो हर बार भी फॉलो करता हूँ वो ये रहता है कि कभी भी क्वेश्चन को पूरा मत पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन को जस्ट लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ और जितना भी डाटा गैदर होते जा रहा है उन सभी को एक सीक्वेंस में अरेंज कर लो और फाइनली आप अपना आंसर वहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए जी डाटा हम लोग गैदर करना चालू कर देते हैं। पहला बोलता है कि कोई रेडियो एक्टिव डीके है, तो ऑब्वियस बात है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक यह फॉलो करने वाला है। नाउ नेक्स्ट चीज़ हम लोग को ये बताता है कि इनिशियल अमाउंट ऑफ 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एक्स एंड वाई इज 1 ग्राम ईच। मतलब आपके पास में x और y नाम का जो सब्सटेंस है, इनका जो अमाउंट है वो कितना दे के रखा है, वो टोटल दे के रखा हुआ है आपके पास में 1 ग्राम। ठीक है, नाउ सेकंड चीज़ पे आते हैं हम लोग। सेकंड यहाँ पर ये बोल के रखा हुआ है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ x एंड y आफ्टर 2 डेज। तो यहाँ पर जो टोटल टाइम टेकन है ना, वो टाइम टेकन कितना है, वो है टोटल 2 दिनों का। और आपको ये पता होना चाहिए 2 दिन के अंदर टोटल होते हैं 48 आवर्स। ठीक है, फिर ये बोलता है कि इनका जो हाफ लाइफ पीरियड है किसका, एक्स और वाई का, वो है 12 आवर्स और 16 आवर्स। ओके जी, तो यहाँ पर एक्स का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो है 12 आवर और जो वाई का हाफ लाइफ पीरियड है वो कितना है, 16 आवर्स है। तो आप लोग को ये बताना है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर 2 डेज। तो 2 दिनों के बाद में एक्स और वाई का कितना यहाँ पे आपके पास में रेशो बच जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। जस्ट सिंपली इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप ये देखो कि 48 आवर्स टोटल 2 दिन में कितनी बार ये हाफ लाइफ को अचीव कर लेता है। ठीक है, तो अगर आप बात करते हो यहाँ पर इस ए वाले की, तो यहाँ पर x की बात की जाए तो x के रिगार्डिंग कहानी ये होगी कि 48 आवर्स में अगर इसका हाफ लाइफ 12 आवर्स है तो ये 4 बार हाफ लाइफ को अटेंड कर रहा है। और y वाले की बात करते हैं तो 48 डिवाइडेड बाय 16 ये यहाँ पर 3 बार हाफ लाइफ को क्या करता है, अटेंड कर लेता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हाफ लाइफ में x के कंसंट्रेशन की बात करते हो तो ये हाफ लाइफ मतलब आधा या 50% कितना हो रहा है, तो 50% का मतलब कितना होगा, 1/2। सिमिलरली y के लिए भी क्या होगा आपके पास में 1/2 हो जाएगा। अब ये बोलते हैं कि 48 घंटे में 4 बार 1/2 हुआ है, और अगर 4 बार 1/2 हुआ है तो मतलब क्या कि भैया 100 से हो गया 50, 50 से हुआ फिर 25, 25 से 12.5। मतलब ये है कि यहाँ पर अगर ये 4 टाइम होता है ना तो यहाँ पर पावर 4 और यहाँ पर पावर हो जाएगा 3। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1/16 और यहाँ वाले पे मिल जाएगा 1/8। अब आपको कंसंट्रेशन का रेशो ही तो बताना है, तो आपको करना है x/y इज इक्वल टू 1/16 इज टू 1/8। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो ऑब्वियस बात है रेशो आ जाएगा, रेशो आएगा आपके पास में 1:2। तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें नंबर की स्कीम क्या दे के रखी हुई है, नंबर की स्कीम कुछ ऐसा है कि ये वाला जो पैटर्न आपने फॉलो करा है ना, इसके आपको मिलेंगे आधे नंबर। किसके, ये जो आपने करा हुआ है ना इसको आधा नंबर मिलेगा, और हाफ मार्क्स आपको मिलेगा इसके लिए जो आप फाइनल आंसर निकाल के लेकर आ रहे हो। तो ये हो गया ए वाला। नाउ इट्स टाइम फॉर बी ऑप्शन, द हाइपोथेटिकल रीजन, सॉरी रिएक्शन, कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हो रही है, P प्लस क्यू से बन रहा है R। फिर ये बोलता है इस हाफ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू P। मतलब ये है कि जो P का ऑर्डर है वो कितना है, 1/2। और अगर ऑर्डर 1/2 है तो ऑब्वियस बात है ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, पावर 1/2। फिर बोलता है जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू Q, मतलब जो आपके पास में Q की वैल्यू है वो कितना है, 0। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। इजी है भाई, देखो अगर आप इसके रेट की बात करोगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट
के साथ में किसका मल्टीप्लाई होता है, रेट लॉ वाला लगाते हैं ना फॉर्मूला वही। तो यहाँ पर आता है आपके पास में p की पावर 1/2 और q की पावर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपल सा कौन सा लॉ लगा है यहाँ पर लगा है आपके पास में रेट लॉ। ठीक है, इसको याद करने के लिए आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने लगा के रखा हुआ है रेट लॉ। जैसे आपने ये रेट लॉ यहाँ पर अप्लाई करा है, तो रेट लॉ को अप्लाई करने के बाद में आपके पास में ये हो गया क्या, हमारे पास में बी। नाउ देखो, अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, के पी टू दी पावर 1/2। और अगर आप इसके यूनिट्स की बात करते हो तो आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए कि एक कॉमन यूनिट आपके पास में निकल कर आती है, वो निकल कर आती है मोल पर लीटर टू दी पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है हमारे पास में ये 1/2। ठीक है, n की वैल्यू 1/2 है। तो जस्ट सिंपली अगर आप इस पे वैल्यू पुट करते हो तो यूनिट आपके पास में आ जाएगी मोल टू दी पावर 1/2, लीटर टू दी पावर माइनस का 1/2 एंड सेकेंड इनवर्स। तो बस ये हो गया सॉल्व, ये आ गया आपके पास में आंसर। तो ये हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो इसी बात पे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। अच्छे से पढ़ना, सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। 5% सॉल्यूशन दे के रखा है Na2SO4.10H2O का, विच है मॉलिकुलर वेट 322 ग्राम्स। ठीक है, नहीं लिखा है बट हाँ ऑब्वियस ये होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये दे के रखा है। फिर उसके बाद बोला है इज आइसोटोनिक। अब यही आपके पास में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये आइसोटोनिक हुआ तो आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। याद रखना कि दो सॉल्यूशन आपस में आइसोटोनिक तब होंगे जब दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। सो π1 इज इक्वल टू π2 हो जाएगा। अगर π1 और π2 दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो अब ये बोलता है कि पहला वाला जो Na2SO4.10H2O है वो आइसोटोनिक है 2% सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जिस चीज़ में आप लोग गलती कर सकते हो वो ये वाला पार्ट है कि पहला वाला तो इलेक्ट्रोलिटिक है, मतलब ये टूट जाएगा, दूसरा वाला नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है और साथ ही साथ में ये नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस भी है जिसकी वैल्यू क्या है x। फाइंड द मॉलिकुलर वेट ऑफ x, x का मॉलिकुलर वेट आपको फाइंड आउट करना है। आइसोटोनिक है π1 इज इक्वल टू π2। अब यहाँ पर लगाना है आपको फॉर्मूला, पाई की वैल्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल टू 1 फैक्टर आई, सी कंसंट्रेशन, आर होता है हमारे पास में क्या, आइडियल गैस कांस्टेंट, टी इज इक्वल टू टेम्परेचर। अगर बात करते हो आप लोग यहाँ पर फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाले पर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो I1 C1 RT और यहाँ पर आ जाएगा I2 C2 RT। अब ऑब्वियस बात है भैया, RT से RT हो जाएगा कैंसर। अब 1 फैक्टर बहुत ईजी सा है। Na2SO4 के लिए 1 फैक्टर क्या होगा, तो ईजी, अगर आपके पास में सोडियम सल्फेट है तो जस्ट सिंपली देखो ये टूट कैसे रहा है। इसको तोड़ने पर आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ Na पॉजिटिव एंड 1 मोल्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव। तो टोटल आपके पास में 3 आयंस मिलते हैं। तो 1 फैक्टर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में 3। तो भैया 1 फैक्टर हो गया आपके पास में 3, तो पहले वाले में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंट का सॉल्यूशन है, 5% का सॉल्यूशन है, तो इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा 5 अपॉन में। अच्छा सी क्या होगा, सी आपके पास में होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होता है आपके पास में मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर। और मोल की बात करते हो तो ये क्या हो जाएगा, वेट अपॉन में जो मोलर मास होता है वो वाला। ठीक है, तो बस अब कितना इजी हो गया ये, यहाँ पर ये हो गया आपके पास है मोलर मास। अब सारी वैल्यू हम रख देते हैं, तो यहाँ पर 3, वेट कितना है माना कि 5%, 5% को आप मान लेते हो क्या 5 ग्राम, कितने में से 100 ग्राम में से 5 ग्राम, अपॉन में मोलर मास कितना दे के रखा हुआ है, ये दे के रखा हुआ है 322 विच इज इक्वल टू। अब सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला नॉन इलेक्ट्रोलिटिक और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए जो 1 फैक्टर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, I इज इक्वल टू 1 होती है। सो ये आ जाएगा 1 इंटू सेकेंड वाले के कंसंट्रेशन की बात करते हो तो भैया ये कितना है, ये है आपके पास में 2% डिवाइडेड बाय, अब इसका मॉलिकुलर वेट मुझे नहीं पता है, सब्सटेंस को क्या मान लिया था हम लोगों ने, x मान लिया था। ठीक है, तो बस इसके वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो इस x नाम के सब्सटेंस का जो मॉलिकुलर मास निकल कर आएगा इन सभी को सॉल्व करने के बाद में वो आएगा 42.9 ग्राम्स। तो बस ये हो गया सॉल्व और ये आ गया आपके पास में
आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। पूरा स्टेप बाय स्टेप करोगे, नंबर पूरे मिलेंगे। खास नंबर आपको कहाँ मिलेगा? आधा नंबर डिफाइन होगा भैया इस प्रोसेस के लिए, और आधा नंबर डिफाइन होगा ये जो आपने सॉल्व करके रखा है ना, लास्ट में आंसर निकाला है इसके लिए। ठीक है, चलिए जी, नाउ बात कर लेते हैं सेक्शन बी के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 19 के। अब यहाँ पर ये बोलता है कि अरेंज द आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा ऐसा बेंजीन जिसके पास में दो हेलोजन ग्रुप, और वो हेलोजन किसके होंगे? क्लोरीन के होंगे, वो जुड़े हुए रहते हैं। दैट इज आपके पास में डाइक्लोरोबेंजीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इनको हम लोगों को क्या करना है? अरेंज करना है। अब ये भी बहुत आसान है। देखो, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को अटेन करेगा। ठीक है, तो जो सबसे स्टेबल वाला होगा ना, वो क्या करेगा? यहाँ पे इसको अटेंड कर लेगा। अगर आप आइसोमर की बात करते हैं डाइक्लोरोबेंजीन के, तो डाइक्लोरोबेंजीन में जो इसके आइसोमर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑर्थो, मेटा और पैरा। अब यहाँ पर अगर एक क्लोरीन ऊपर रख दिया जाए, एक क्लोरीन नीचे रख दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? आपके पास में पैरा ग्रुप बन जाएगा। पैरा ग्रुप क्या होता है? अपनी सिमेट्री प्लस जो इसका डाइपोल मूवमेंट होता है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे स्टेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे स्टेबल कौन सा हो जाएगा? सबसे स्टेबल आ जाएगा आपके पास में पैरा वाला। ठीक है, अब देखो पैरा के बाद में जो अगली वैल्यू होगी वो किसके लिए रहेगी? वो वाली वैल्यू रहेगी, मतलब उससे कम वाले की बात की जाए तो वो रहेगा आपके पास में ऑर्थो। तो एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, और जो सबसे लीस्ट स्टेबल की कैटेगरी में आएगा वो कौन आ जाएगा? वो आ जाएगा मेटा। ठीक है, तो ये हो गया मेटा, ये हो गया ऑर्थो, और ये हो गया पैरा। तो ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो बस। और यहाँ पर क्या बोला जाएगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किस में सबसे ज़्यादा होगा? इसमें। ठीक है, सबसे ज़्यादा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इसके अंदर होने की वजह से ये आपके पास में मिड वाली सेक्शन पे आ रहा है। सबसे लीस्ट पे कौन आ रहा है? यहाँ पे मेटा वाला। तो बस हो गया सॉल्व। नाउ इसी का ही बी वाले पार्ट की अगर आप बात करते हो, तो बी वाला पार्ट आपके पास बोलता है एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोरीन्स अकर्स स्लोली एंड रिक्वायर्ड मोर ड्रास्टिक कंडीशन कंपेयर टू दोज इन बेंजीन। ओके जी, अब इन्होंने क्या बोल के रखा है कि जो हेलोरीन्स होते हैं, हेलोरीन्स में क्या होगा? जो आपके पास में बेंजीन ग्रुप होगा, ये इसकी बात करता है। ठीक है, तो इस बेंजीन ग्रुप के अंदर यहाँ पर अगर कोई हेलोजन अटैच होता है, दैट इज एक्स। ठीक है, अगर आपके पास में कोई हेलोजन अटैच होता है तो सामने वाला आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि क्यों इसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? थोड़ी सी स्लो होती है। कौन सी वाली रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा भाई? जो भी कोई आपके पास पॉजिटिव एलिमेंट होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब हम लोग को शुरुआत से एक चीज़ सिखाई जाती है, वो ये कि जो हेलोजन ग्रुप होता है वो यहाँ पर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवाता है ऐसे, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है यहाँ पर, जिस वजह से यहाँ पर क्या आती है? नेगेटिविटी। इसको कहा जाता है हमारे पास प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर कहानी क्या होती है ना, जरा इस चीज़ को जान लो कि भैया हेलोजन के अंदर ये हेलोजन जो है खास करके हेलोरीन्स में ये प्लस एम प्लस आर को शो करके यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या कर लेता है? इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेता है। परंतु इसका एक और सिंपल सा बोला जाए, रीज़न बोला जाए, सिंपल बोल रहा है, एक रीज़न और निकल कर आता है। वो रीज़न ये होता है कि जो हेलोजन ग्रुप होते हैं ना, वो एक्चुअल में माइनस आई को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या करता है? इंडक्टिव इफेक्ट को भी खींचता है। तो जो माइनस आई होता है ना, वो क्या होता है? ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉन को पुश करना और एक होता है इलेक्ट्रॉन को पुल करना। तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, जिस वजह से ये जो हेलोजन होता है ना, वो पूरी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी नहीं दे पाता। वो क्या करता है? कुछ कोशिश करता है कि भैया इलेक्ट्रॉन मैं भी खींच लूँ। तो इस वजह से ये जो प्रोसीजर होता है ये क्या हो जाता है? थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो इसी बारे में पूछ के रखा गया है कि क्यों ये स्लो होता है। तो आप बता सकते हो
बिकॉज हेलोजन के अंदर क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से ये प्रोसेस थोड़ी सी आपके पास में स्लो हो जाती है। तो बस सिंपल इतना सा करना है, ये हो गया सॉल्व। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, जिसमें अगेन दो सेक्शन बना के रखे हैं, एक है आपके पास में ए वाला और एक सेक्शन है आपके पास में बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है आउट ऑफ पैरा टॉलुओ एल्डिहाइड। ठीक है, टॉलुइन ही है परंतु इसके अंदर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ के रखा हुआ है, एंड पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। ठीक, तो विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये बता के रखा गया है। अब जरा इसको भी समझ लेते हैं। तो अगर मैं दोनों ग्रुप को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ तो ये रहा मेरे पास में बेंजीन, और ये अगर टॉलुइन हुआ तो इसमें एक मिथाइल ग्रुप होगा और एक अल्डिहाइड है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर क्या होने वाला है, मेरे पास में CHO ग्रुप होने वाला है। तो ये वाली कहानी होती है। अब दूसरी सिचुएशन आपके पास में ये है कि दूसरी सिचुएशन पर भी तुम्हारे पास में बेंजाल्डिहाइड CHO है, पर यहाँ पर क्या जोड़ के रखा हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने जोड़ के रखा हुआ है इस नाइट्रो वाले ग्रुप को। अब दोनों के अंदर बहुत एक सिंपल सी चीज़ होती है जो हर बार आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा जाता है। जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये होता है EWG या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विथ ड्रॉइंग नहीं, लिख देता हूँ अच्छे से। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और अगर आप बात करते हो मिथाइल की तो ये होता है EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो एक डोनेट करने वाला है और एक खींचने वाला है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, जिस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक का सपोर्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। परंतु इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन खींचना चालू करता है तो इस मेटा पोजीशन पे क्या होता है, पॉजिटिविटी आ जाती है, जिस वजह से ये जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होता है ना वो बहुत आसानी से यहाँ पर अटैच हो सकता है। तो बस इतनी सिंपल सी बात है, आप बता सकते हो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ दिस NO2 टाइप का, जिस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे जो जो आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म हो जाता है। तो बस ये ए वाला हो गया डन। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग बी वाले की। तो बी वाले में बोल के रखा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विथ 2,4 DNP। ठीक है, DNP मतलब क्या, ये होता है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजाइन। ठीक है, क्या होता है, ये फिनाइल हाइड्रेजाइन है और डाइनाइट्रो वाला। ठीक है, उसकी रिएक्शन किससे करवानी है, एसीटोन से। एसीटोन की बात करते हो तो ये होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। अब यहाँ पर जो हाइड्रेजाइन है तो ये हाइड्रेजाइन आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हाइड्रेजाइन आपके पास में होता है H2N। ठीक है, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला आपके पास में कैटेगरी है, तो H2N, और साथ ही साथ में यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में NH। और यही वाला जो ग्रुप रहता है ना, ये वाला ग्रुप किसके साथ में जुड़ा होगा, किसी दूसरे बेंजीन के साथ जुड़ा होगा, जहाँ पर सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होगा। तो एक सेकंड पोजीशन पे ये हो गया, इसको सपोज फर्स्ट मान लिया तो ये सेकंड हो गया, और थर्ड एंड यहाँ पर हो जाएगा ये फोर्थ वाला ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 2,4 DNP, 2,4 DNP। और DNP का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, इसका फुल फॉर्म होता है डाई नाइट्रो फिनाइल, और क्या हो जाएगा, हाइड्रेजाइन। ठीक है, अब सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, H2O निकल जाएगा बाहर, और H2O के बाहर निकलने के बाद में जो प्रोडक्ट आपस में वहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं उस हिसाब से क्या कर दो, फाइनल प्रोडक्ट आप बना दो। तो क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन जो है इस नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा C डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर बाकी तो वो बेंजीन का स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही बना हुआ रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में NO2, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास NO2, ये रहा आपके पास बेंजीन, यहाँ पर आएगा मिथाइल CH3, एंड यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास में मिथाइल CH3। तो बस रे भैया बन गया आपके पास में प्रोडक्ट। तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर 20 डन। अब देखो इसके और में भी दो क्वेश्चन पूछे गए हैं।
ठीक है, तो और वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, इजी से हैं ये वाले भी। आपके पास में जो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है ना, उसी के ऊपर बनाए गए क्वेश्चन है। जैसे क्या बोलता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। बेंजीन को एम नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड में क्या करना है, आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, अब देखो नॉर्मल सा क्या है, बेंजीन है, उसमें नाइट्रो ग्रुप भी आना और साथ ही साथ में बेंजाल्डिहाइड भी आना। तो चलिए जी करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पर बेंजीन। ठीक है, जब भी आप यहाँ पर बेंजीन लेते हो और बेंजीन से एक एक करके सब कुछ होगा, तो पहली बार में आपको क्या बनाना रहेगा, बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ एक CHO ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। अब CHO ग्रुप में क्या काम की चीज़ है, एक कार्बन चाहिए और एक हाइड्रोजन चाहिए। तो वो कहाँ से मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। इसको हम मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ ही साथ में डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे AlCl3, या फिर यूज़ करना है कॉपर क्लोराइड को। अब यहाँ बनेगी आपके पास में क्या, बेंजाल्डिहाइड। अब बेंजाल्डिहाइड से आपको क्या बनाना है, मेटा पर नाइट्रो चाहिए। अब मेटा पोजीशन कहाँ होती है, यहाँ पर, ये हो गया NO2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHO। तो ये बन चुका है मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। पर अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हें नाइट्रो चाहिए। तो नाइट्रो ग्रुप का सबसे अच्छा जो आपके पास में रिएजेंट होता है वो होता है नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3। ध्यान रखना क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। और कौन सा नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को हम लोग जब कभी भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में मिला देते हैं तो यहाँ पे आपके पास में NO2 रिलीज होता है। बेसिकली ये कंसंट्रेटेड वाले जो एसिड होते हैं वो डिहाइड्रेशन को परफॉर्म करते हैं। वो बात की बात है, कभी जब ये हम लोग लेक्चर को पूरा पढ़ेंगे ना तो उस टाइम पर मैं आपको अच्छे समझा दूंगा कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन आखिरकार कैसे परफॉर्म होती है। अब इससे निकलने वाला NO2 ग्रुप आके जुड़ जाएगा यहाँ पे और बस बन गया हमारे पास में प्रोडक्ट। ठीक है, तो बस हो गया ये सॉल्व। नाउ सेकंड बी वाले की बात कर लेते हैं कि ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड हम लोगों को यहाँ पे फॉर्म कर लेना है। अब देखो इजी है, आपके पास में यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन है तो बेंजीन के ऊपर क्या आया आपके पास में Br, और इससे बनाना क्या है, इससे हम लोगों को बनाना है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का बना लिया तो ये हो गया COOH। अब टेक्निक क्या है भाई, ब्रोमीन को हटाना है और COOH को लाना है। तो ब्रोमीन को हटाने के लिए कुछ ऐसा एलिमेंट चाहिए जो ब्रोमीन के साथ में बहुत जल्दी रिएक्शन करता हो। और अगर ब्रोमीन की बात करते हैं तो भैया सबसे जल्दी रिएक्शन करने में आता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जब कभी भी रिएक्ट करवाया जाता है तो हम लोगों का सबसे फेवरेट एक रिएजेंट बनता है जिसको कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये वही RMgX बन जाएगा। तो यहाँ पर बना मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखो कितना इजी हो गया। अब तुमको क्या चाहिए, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन चाहिए। एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन का जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कर दो अटैच और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, इसका हाइड्रेशन कर दिया जाता है, मतलब पानी मिला दिया जाता है, जिससे आपका जो बेंजीन का मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाला कंपाउंड था वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लीजिए, ये भी ईजी था। तो ये और वाला क्वेश्चन भी आपके पास में हो गया है डन। अब लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सेक्शन बी के, जो है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है ए वाला पार्ट, अगर आप बात करते हो DNA फिंगरप्रिंटिंग की, इज यूज्ड टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, जो DNA फिंगरप्रिंट होता है वो पैटर्निटी के लिए यूज किया जाता है। तो विच प्रॉपर्टी ऑफ DNA हेल्प्स टू प्रोसीजर, DNA फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी प्रोसीजर यहाँ पर हेल्प करती है। तो भैया देखो, अगर एक शब्द में इसको बताना हो तो एक शब्द में इसका आंसर होता है रेप्लिकेशन। ठीक है, क्या होता है, रेप्लिकेशन। क्योंकि DNA क्या है आपके पास में, आपके पास ये अमाइनो एसिड से बना हुआ है और अमाइनो एसिड जो आपके पास में रहते हैं ना, तो ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स जो रहते हैं वो कुछ जो बेस होते हैं उसी के साथ में क्या करते हैं, कंटिन्यूस रहते हैं, मतलब उसी को रिपीट करते जाते हैं। और अगर इन बेसिस के नाम जानना है तो भैया ये तो बहुत कॉमन बेसिस है, ये बहुत आप लोगों ने पढ़ के रखा है। A फॉर एडेनाइन,
ठीक है जी। इसके बाद में क्या हो जाएगा, C4 साइटोजाइन। फिर आपके पास में G4 होता है हमारे पास में ग्वेनाइन। फिर आता है आपके पास में क्या, आपके पास T4 आता है थायामाइन। और U4 क्या हो जाएगा आपके पास में यूरासिल। तो कुछ नहीं, ये आपके पास जो 5 बेस होते हैं ना, ये एक्चुअल में क्या करते हैं, जो डीएनए का सीक्वेंस होता है ना, इसको बीच से ऐसा होल्ड करके रखते हैं। तो वो आपके पास में जो आप पढ़ते हो ना, ये डीएनए का हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाया है, डिज़ाइन देखते हो तो बीच की जो सीढ़ियाँ होती ना जोड़ने की, वो यही बेंजीन होती है, सॉरी बेंजीन बोल रहा हूँ, यही आपके पास में बेसिस होते हैं। ठीक है, तो बस सिंपल इतना सही होगा आपके पास। नाउ अगला वाला क्वेश्चन जो है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल चैप्टर में से ये क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन ये है, व्हाट स्ट्रक्चरल चेंज विल ऑकर व्हेन नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन पीएच। ठीक है, अब देखो प्रोटीन को पीएच स्केल में बढ़ा देना, मतलब एसिड के साथ में यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, यह रिएक्ट करवाने की बात करते हैं। व्हाट स्ट्रक्चर विल ऑकर व्हेन अ नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू चेंज पीएच। जब आप पीएच का लेवल चेंज करते हो नेटिव प्रोटीन के साथ में, तो भैया ये दोनों सीधा सीधा रिलेट करते हैं किससे, ये रिलेट करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से। ठीक है, किससे डिपेंड करेंगे ये, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन किसका होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो होते हैं वो अपने स्ट्रक्चर को खो देते हैं, परंतु जो 1 डिग्री वाला होता है वो क्या होता है, रिमेन्स सेम। तो इस तरह की कुछ घटना होती है जहाँ से आपके पास में यहाँ डीनेचुरेशन परफॉर्म होता है और डीनेचुरेशन के परफॉर्म होने से आपके पास में ये वाली घटना होती है। तो बस इतना सा आपके पास में ये आंसर रहेगा। ठीक है भैया, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, तो बस रे भाई इतना हो गया हमारे पास में डन। और इसी के साथ में हमारा जो आज का वीडियो है वो भी हो चुका है एंड, जहाँ पर हम लोगों ने बात करी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर किस तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, और अगर वीडियो पसंद आया है तो फटाफट चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साथ ही साथ में वीडियो को कर दो लाइक, और इसके अलावा अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, और जो भी कुछ डिमांड है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है जी, चलिए जी, तो फिर इसी बात पे मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।